Today the border is quiet, but the clashes are still reverberating in New Delhi, and analysts say future clashes between the world's two most populous countries cannot be ruled out. ये आज रिपोर्ट किया है असल में फाइनेंशियल टाइम्स ने इंडिया चाइना रिलेशंस के हवाले से कि विशेषज्ञों के अनुसार सूरत हाल कुछ ऐसी है बॉर्डर्स पर कि क्लैशेस जो है इनके दरमियान कभी भी शुरू होने की संभावनाएं मौजूद हैं। असल में आज फाइनेंशियल टाइम्स ने इस सवाल पे बात की है, इसको डिस्कस किया है कि कैन इंडिया बिल्ड अ मिलिट्री स्ट्रांग इनफ टू डेटर चाइना। एक बड़ा मिलिट्री गैप इंडिया और चाइना के दरमियान मौजूद है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये जो सवाल रेज किया गया है ना फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से आज कि क्या इंडिया इनफ मिलिट्री डिटरेंस बना पाएगा चाइना के खिलाफ या नहीं बना पाएगा, इस पे विश्लेषण करते हैं। और बड़ा एक आज मैं आपको सरप्राइजिंग किस्म की बातें बताने जा रहा हूँ। इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, जो कि बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने, इनकी तरफ से जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स शुरू किए गए थे उनसे बहुत से इंडियन एक्सपर्ट्स खुश नहीं थे। उनको लगता था कि ये स्टेप से फौज को मजबूत करने की बजाय फौज को मजीद कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो सूरत हाल है मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है जनरल रावत साहब के दौर से। इसका मेन रीज़न कोई ये नहीं है कि इंडिया की मिलिट्री नाअहल है या वो इनकॉम्पिटेंट है, ये कोई इसका रीज़न नहीं है, वो कॉम्पिटेंट फोर्स है। लेकिन मेन रीज़न ये है इंडिया और चाइना के दरमियान गैप बढ़ने का कि पॉलिटिशियंस की तरफ से फजूल में टांग अड़ाई जा रही है मिलिट्री के मामलात में, और पिछले लंबे अरसे से ये हो रहा है। मैं कई बार इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ नई चीज़ें आपको बताता हूँ। फौज से ज़्यादा सियासतदान फैसले करने में लगे हुए हैं कि क्या लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए मिलिट्री के लिए, ये वही फैसले कर रहे हैं, हालांकि ये उनका डोमेन ही नहीं है। ब्लूमबर्ग दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। इन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये रिपोर्ट लगाई है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स टू डिटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर। भक्तों के सुप्रीम कमांडर 56 इंच वाले बाबा जी ने अब मिलिट्री मैन बनने का फैसला कर लिया है, और किसी किस्म के इस मुद्दे में जानकारी ना होने के बावजूद वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम किस तरह का होगा। एज अ रिजल्ट रिसोर्सेज और एनर्जीज इंडिया के पास हैं, लेकिन वो गलत जगह पे कंज्यूम हो रही हैं। जहां पर इंडिया को नहीं लगानी चाहिए अपनी एनर्जीज और रिसोर्सेज, वहां पे वो खर्च कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक मार्केट में लगा रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्री कोई मेकअप बनाने का सामान नहीं होती या चाय की कंपनी नहीं होती कि आपने कहा कि बस हमने जो है ना आत्मनिर्भर बनना है और 2-4 साल आपने जो है वो कारखाने लगाए अपने मुल्क के अंदर और बन गए आत्मनिर्भर। यहाँ ऐसा नहीं होता डिफेंस इंडस्ट्री में, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ असल में कॉम्प्लेक्स किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिनको डेवलप करने में डेकेड्स लग जाते हैं, और दूसरे मुल्क जो कि ये टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेते हैं ना, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए वेपन्स बनाते हैं और बेचते तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देते, नहीं करते शेयर। और इस दौरान फिर ये होता है कि जब आप इन टेक्नोलॉजीज़ को छोड़ के अपनी डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनमें क्योंकि बड़ा लंबा अरसा लगता है, तो उस लंबे अरसे के दौरान फिर आपका राइवल मजीद आगे निकल जाता है, उनकी और आपके दरमियान मिलिट्री गैप मजीद बढ़ जाता है। टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपके हरीफ के पास, आपके राइवल के पास वो नहीं है, तो आपको एक एज हासिल हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर आप वही चीज़ 10 साल के बाद ले रहे हैं, तो तब तक तो वो उससे भी एडवांस लेवल की चीज़ या उससे एडवांस लेवल का प्रोडक्ट लेकर बैठा होगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। तो डिसीजन मेकिंग का जो टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए चाइना और पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए, ये उनका अपना फिगर है। मेरे हिसाब से ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कम से कम इतने होंगे तो हम इनको हैंडल कर लेंगे, एटलीस्ट इतने होने चाहिए वो कहते हैं। लेकिन अगले 7 साल में इंडियन एयरफोर्स के पास 30 से भी कम होंगे। 42 इनको चाहिए फाइटर स्क्वाड्रन, लेकिन उनके पास 30 से भी कम होंगे, क्योंकि बाकियों की लाइफ ख़त्म होने वाली है और उनको ग्राउंड कर दिया जाएगा। इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स को रोक दिया गया है कि आपने बाहर से कुछ नहीं मंगवाना मित्रों, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, यहाँ बनाएं जो कुछ भी बनाना है। लेकिन एज आई सेड उस लेवल की मशीन्स बनाने की ना तो इंडिया के पास एक्सपीरियंस है और ना ही कैपेबिलिटी है, ना ही टेक्नोलॉजी है, तो मामला एयरफोर्स के लिए पर लटका हुआ है। इंडिया के खुद के पास फाइटर जेट्स शॉर्ट है, लेकिन फिर भी इन्होंने इजिप्ट और 2-4 और मुल्कों को कहा है कि मित्रों हमसे तेजस लेना, जहाज़ हमसे खरीदे ना तेजस। हालांकि तेजस इंडिया साल भर में पता है कितने बना सकता है फुल कैपेसिटी में, 6 से 8, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। हाँ, उनका जो
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, वो अपनी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगले 4-5 साल के अंदर वो डबल कर लेंगे, लेकिन इस वक्त उनके पास कैपेसिटी ये है कि वो 6 से 8 बना सकते हैं फाइटर जेट साल में। उसके बावजूद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इजिप्ट को और 2-4 और मुल्कों को हमसे लें ताकि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी बढ़े। अपने पास शॉर्टेज है लेकिन दूसरों को बेच रहे हैं। इस तरह से एयरफोर्स के मामला चलाए जा रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स वालों का कोई कसूर नहीं है, पॉलिटिशियंस का कसूर है। एयरफोर्स वाले तो अब भी चिल्ला रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पढ़ें तो एनोनिमस जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं, हमें ऑफिशियल जो एयरफोर्स के वो कहते हैं हमारा नाम मत लिखें, लेकिन ये हमारे साथ मसले हैं, वो बात करते रहते हैं। मित्रों, 1967 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की जिसका नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। उसमें शम्मी कपूर साहब थे और शर्मिला टैगोर साहिबा थी। बॉलीवुड की पुरानी फिल्में मैं देखता रहता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमेशा से इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा टैलेंट है, चाहे स्पोर्ट्स में देख लें, चाहे आप साइंस के मैदान में देख लें, चाहे आप इसमें देख लें, सिनेमा इंडस्ट्री में देख लें। इंडिया में हमेशा से बड़ा टैलेंट रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को। जिस बंदे ने फारूक शेख और दीप्ति नवाल की रोमांटिक कॉमेडी नहीं देखी, और फिर उत्पल दत्त की और अमोल पालेकर की मूवीज़ नहीं देखी, और रफ़ी साहब को नहीं सुना, हेमंत कुमार को नहीं सुना, तो मैं कहता हूँ कि उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना। फिर ये वो लेजेंड्स हैं इंडिया के कि जिनका आर्ट जो है वो खुद ही सर चढ़ के बोल रहा होता है। ज़बरदस्त किस्म के लोग। आजकल की जो क्वालिटी है बड़ी गिर गई है, आजकल की मैं नहीं देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आमिर खान की कभी आती है तो देख लेते हैं, वरना अदरवाइज बहुत ही क्वालिटी गिर गई है। मतलब गानों की भी देखें तो फटीचर किस्म के गाने, लिटरली ऐसा लगता है जैसे कंटेंट ही खत्म हो गया इंडिया से। कंटेंट और रीमिक्स कर करके चला रहे हैं पुरानों को, और नया तो आ ही नहीं रहा, और मेलोडी तो ख़त्म ही हो गई है, जो कि जान होती थी इंडिया की गानों की, वो तो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन 70s और 80s में क्या कमाल का इंडिया का सिनेमा था, कमाल लिटरली। बहरहाल 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस आई थी। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा कि फिल्मों की और गानों की बात क्यों कर रहा हूँ। एन इवनिंग इन पेरिस मूवी आई, उसमें रफ़ी साहब का बड़ा शानदार गाना था, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। इस सॉन्ग में शम्मी कपूर साहब ऊपर हेलीकॉप्टर में हैंग होके, वो पूरा गाना उन्होंने हैंग होके पूरा पिक्चराइज किया हुआ है रियल में, जो कोई कंप्यूटर नहीं, रियल में वो हैंग होके। इतना मुश्किल सीन है, शम्मी कपूर साहब लटक रहे हैं और नीचे पानी में शर्मिला टैगोर और बहुत सारी, जिस तरह से होता है गानों में, तो वो सीन है हेलीकॉप्टर का। नाउ हियर इज द सरप्राइजिंग थिंग, ये जो हेलीकॉप्टर, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो हेलीकॉप्टर है ना, इंडियन मिलिट्री उस वक्त भी यूज करती थी और अभी कुछ साल पहले तक भी यूज करती रही है। सेम हेलीकॉप्टर 1967 की प्रोडक्ट है, लेकिन अभी तक भी देखें ये यूज होता रहा है अंटिल इवन फ्यू ईयर्स बैक। 80% जो इंडिया के हेलीकॉप्टर है ना, जिनको दिखा दिखा के इंडिया के माइटी एयर पावर कहा जाता है, माइटी एयर पावर है हमारे पास, 80% भाई अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, एज पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसको कबाड़ में और भंडार में नहीं बेचा जा रहा। ऐसे में हरकत क्या की गई है, यू वॉन्ट बिलीव दिस। लास्ट ईयर रूस से $1 अरब के नए हेलीकॉप्टर आ रहे थे, उस डील को रुकवा दिया गया कि नहीं, हमारे 56 इंच वाले बाबा ने कहा है, सुप्रीम लीडर ने, कि नहीं ना, मेक इन इंडिया है ना, मैं जलसे में बोलूँगा ना कि आत्मनिर्भर बन गए, तो मैं लोगों को बताऊंगा मैंने आत्मनिर्भर किया है भाई, हम पहले नहीं थे, हमें नहीं किया है, ज़बरदस्त काम किया है, मुझे तालियां बजाओ मेरे लिए। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि इंडिया टू पुश बैक ऑन $1 बिलियन रशियन हेलीकॉप्टर डील, पुश फॉर लोकली मेड चॉपर्स, डिलेज मॉडर्नाइजेशन प्लान। इन हालात में मित्रों मुझे बताएं, आपको सर पर समझ में आ रहा है पॉलिसीज़ का? इन हालात में बीजेपी के पावर में होते हुए उनकी पॉलिसीज के चलते सवाल ही पैदा नहीं होता, नो वे नो चांस कि इंडिया कभी चाइना के मुकाबले की फोर्स डेवलप कर सके, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है इंडिया में, पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन तरीका नहीं है, तरीक़ेकार गलत है। जहां पर एनर्जी लगानी चाहिए वहां पर नहीं लगाई जाती। ये वो चीज़ें हैं जो कि साइड बाय साइड चलती रहती है, साथ साथ चलती रहती हैं। आपका मेन फोकस होता है दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को कैच करना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। आप डाइवर्ट हो गए कि नहीं, मैं तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे लेवल के अपने हथियार बना के उन्हीं को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो लगाएंगे अपनी एयरफोर्स के अंदर और मिलिट्री में। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये साथ साथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करती हैं, इसके साथ ही आप बाहर से भी मंगवा रहे होते हैं ताकि आपका और जो आपका राइवल है उसके बीच एक मिलिट्री गैप ना बढ़ने पाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा तवज्जो इस पर है।
कि नहीं खुद की बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके होते हुए ये अच्छे हैं चाइना के लिए, बीजेपी का होना चाइना के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि मिलिट्री गैप जो है इंडिया का इन दोनों मुल्कों से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस वक्त।